अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 100 स्टार्ट करते हैं। यार टोटल पता लग ही जाएंगे जब ख़त्म होंगे। पता नहीं, याद नहीं मुझे, लेकिन 110 के आसपास ही होने चाहिए। अब आसपास कुछ भी हो सकता है। नहीं वैसे तो पता नहीं 150 हो गए हों, 20 पार्ट गिनो तो। अच्छा, द ट्रेजरर ऑफ गोल्फ क्लब, पेज नंबर, इररिलेवेंट बात है, फ़िलहाल सवाल कर लें। सवाल लेंथी है, आसान है लेकिन लेंथी है। अगेन कह सकते हैं कि एक नई चीज़ सीख कर बाकी इसी सवाल को काबू करना सीखा आज हमने, तो फिर कल से अब इसकी टेक्निकल एडजस्टमेंट्स भी आएंगी। लेकिन आपको अंदाज़ा होता जा रहा होगा कि ये आसान ही है, टॉपिक इतना मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह इसमें भी आप 60-70% मार्क्स लेने वाले ही होंगे। बस हर सवाल में ओपनिंग क्लोजिंग गिवन नहीं भी होते, कुछ में एडजस्टमेंट से निकालने भी पड़ जाते हैं, वो भी सीखेंगे ज़ाहिर सवाल करके। लेकिन तरतीब सवाल की यही होगी कि इनकम एक्सपेंडिचर का, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे, ओपनिंग क्लोजिंग जिनके होंगे वो लिख लेंगे, जो एडजस्टमेंट्स भी होंगे वहाँ से भी निकाल लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना? तो ये भी सवाल 60-70% करने वाला बनना है आपने इंशाल्लाह। और आपको महसूस होगा आज इस सवाल का लेवल थोड़ा बढ़ा दिया है और एक नई चीज़ डाली है आज इस सवाल के अंदर, मतलब डली हुई है। उसके अलावा बाकी अगेन वही कोशिश है कि ज़रा वॉल्यूम ज़्यादा हो गया सवाल का, लेकिन कैसे काबू करना ये देखना है हमें। ठीक है, तो पेज नंबर 894 पे क्वेश्चन नंबर 8 है, गोल्फ क्लब। रिक्वायरमेंट है इसकी, कैंटीन ट्रेडिंग अकाउंट बना दें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना दें और बैलेंस शीट बना दें 31 दिसंबर 12 पे। ठीक है, अच्छा जी, अब चलें पहले पढ़ लेते हैं फिर फॉर्मेट बनाते हैं। ठीक है, सवाल को क्विकली एक दफ़ा पढ़ते हैं। ट्रेजरर ऑफ गोल्फ क्लब हैज़ प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, यानी कैश एंड बैंक अकाउंट, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012। ओपनिंग बैलेंस है, ये कहाँ जाएगा? अगर ओपनिंग जनरल फंड ना हुआ तो फिर उसकी कैलकुलेशन में ये जाएगा। ठीक है ना? और अगर गिवन हुआ तो फिर ठीक है, कोई मसला नहीं, फिर छोड़ देंगे इसको। ठीक है, ओपनिंग की एंट्री तो नहीं ना होती। आगे सब्सक्रिप्शंस हैं, कैंटीन रिसीट्स हैं, गोल्फ कोर्स फीस है, इवेंट रिसीट्स हैं, इवेंट कोई करवाया होगा उससे पैसे आए हैं, कंपटीशन फीस है, गोल्फ क्लब है ना, कोई कंपटीशन करवाया होगा, जैसे आप एंट्री, हाँ बिल्कुल, जैसे कोई टूर्नामेंट आप खेलने जाएँ तो उसकी एंट्री फ़ीस होती है, तो ये उस तरह की बात है। तो ये पैसे आए हैं। और फिर कोई कोर्स इक्विपमेंट सोल्ड आया, ये पैसे आए हैं। फिर कैंटीन पेमेंट्स, यानी वो पता लग गया था, रिक्वायरमेंट पड़ गई कि इन्होंने कैंटीन ट्रेडिंग वाला काम, ये ट्रेडिंग की एक्टिविटी क्या है? कैंटीन। ठीक है, कैंटीन पेमेंट्स मतलब पेमेंट फॉर परचेजेज ही होगा ना जी। कैंटीन की पेमेंट का मतलब क्या है? कैंटीन खरीद ली है, वो कैंटीन तो चल रही होगी, वो तो फिक्स एसेट होता। ठीक है ना? तो ये कैंटीन पेमेंट्स हैं, यानी परचेजेज हैं। और इसके बारे में रूल क्या है? अगर बैंक की पेमेंट साइड पे होगा तो इसे पेमेंट टू क्रेडिटर ही समझना है जी। एक चला दें इनमें से। तो कैंटीन की पेमेंट्स यानी परचेजेस, चूँकि रिसीट पेमेंट अकाउंट है यानी कैश एंड बैंक अकाउंट है, तो ये बैंक भी इधर ही है, तो पेमेंट साइड पे नज़र आ रहा है। अगर परचेजेस तो हम इसे पेमेंट टू क्रेडिटर्स ही करेंगे। ठीक है, वेजेस एंड सैलरीज, क्लब हाउस अलग है, कैंटीन अलग है, क्या करेंगे जी? अलग ही रखेंगे। क्लब के अलग मुलाजिम होंगे, कैंटीन के अलग होंगे, तो उनकी अलग सैलरी दे दी तो अच्छी बात है, हम भी अलग अलग लिखेंगे। कैंटीन वाले ट्रेडिंग एक्टिविटी में और क्लब हाउस वाले इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंसेस में। कोर्स को रिपेयर, कोर्स गोल्फ कोर्स रिपेयर करवाया, रिपेयर एक्सपेंस है, इंश्योरेंस एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी है, टेलीफोन है। ओए होए, इवेंट एक्सपेंस, ये तो पहले भी इवेंट का नाम कहीं देखा है हमने जी। हाँ, ये एक नई चीज़ है आज। अगर आपको रिसीट पेमेंट में रिसीट साइड पे किसी चीज़ स्पेसिफिक चीज़ के, स्पेसिफिक इवेंट के जैसे इनफ्लोज आते हुए नज़र आ रहे हैं और क्रेडिट साइड पे आपको इसके आउटफ्लोज भी नज़र आ रहे हैं, तो आपने इनको करना है नेट जी। ज़रूरी है, नेट करना है, ज़रूरी तो सिखा रहा हूँ ना। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो नेट नहीं ना की, बाकी अलग अलग ही होती हैं। ये स्पेसिफिक देखो, गोल्फ कोर्स का काम
गोल्फ कोर्स है ना, उसका को काम इवेंट्स करवाना तो नहीं होता, ठीक है। ये इवेंट करवाया किस लिए होगा, मैं मिसाल देता हूँ अपनी मिसाल से। हमने कल कुछ दोस्तों ने मिलकर यहाँ एक क्लब बनाया था, याद है? उस क्लब के अंदर हमने सोचा कि यार एक टूर्नामेंट, एक मैच करवाते हैं, इवेंट है, कंपटीशन टूर्नामेंट कह देंगे, एक मैच करवाते हैं। उसमें हमने सारे वेटरन क्रिकेटर्स को बुला लिया, वसीम भाई, वकार भाई, इंजमाम भाई, यूसुफ भाई, ये सारे आ गए, ठीक है, बड़े बड़े प्लेयर्स, पुराने, रिटायर्ड। और एक हमारी अपनी क्लब की टीम थी और हमने इनका आपस में मैच रख दिया, एडवर्टाइज़ वगैरह किया कि जी ये सब लोग खेलने आ रहे हैं, मैच होगा, आप लोग आएँ, टिकट इतने रुपए की है। अब ये इवेंट हम क्यों करवा रहे होंगे? दिल पशोरी के लिए नहीं, दिल पशोरी और एडवर्टीज़मेंट के लिए नहीं। असल मकसद यही है कि 4 पैसे बच जाएंगे तो चलो इसको यूज़ कर लेंगे। जैसे गांव वगैरह से, कौन है गांव वगैरह से, मतलब लाहौर से हट के ज़रा, उधर ज़्यादा रवाज होता है ये टूर्नामेंट्स का। अब जो टीम टूर्नामेंट करवाती है, जिसके ग्राउंड में एक होस्ट, एक होम टीम होती है ना, उस होम टीम की कोशिश यही होती है कि टूर्नामेंट से 4 पैसे हमें बच जाएं, कि चलो हम अपना इंतज़ामिया, चलो हम अपने ग्राउंड को ज़रा सही कर लेंगे, पिच ज़रा सही बना लेंगे, कोई थोड़ा सा फंड्स वगैरह हमारे पास आ जाएंगे। तो ये जो इवेंट करवाया जाता है, इसका मकसद यही होता है कि कोई 4 पैसे बच जाएं, ठीक है ना। अब ये नेट क्यों कर रहे हैं? ये नेट इसलिए कर रहे हैं अब्दुल्ला भाई कि नेट करके अगर पैसे पॉजिटिव अगर आए, मतलब पैसे बचे हैं कुछ, तो अगली बार भी ऐसा इवेंट करवाने का सोचेंगे। और अगर खर्चे ज़्यादा हो गए इनकम से तो फिर अगली बार तौबा करेंगे। बात समझ आई है? तो हमने उनको बुलाया, क्रिकेटर्स को, उनको आने का, खाने पीने का, रिहाइश का, उन्होंने पैसे भी कोई लिए, नहीं लिए या लिए तो बाकी खर्चे भी तो होते ही हैं। ग्राउंड तैयार किया, लाइटें लगाई, एडवर्टीज़मेंट की, ये सारे एक्सपेंसेस हो रहे थे। फिर हमने उस मैच को देखने हुए टिकट लगाया था, वो टिकट जो लोग लेकर आएंगे वो इनकम्स होंगी। अब हम इन दोनों चीज़ों को क्या करेंगे? नेट करके देखेंगे कि नेट में हमें कोई बचा या नहीं बचा। अगर तो नेट करके इनकम बनी है तो इनकम्स में शो करेंगे, और अगर नेट करके एक्सपेंसेस बने हैं तो इस दफ़ा एक्सपेंसेस में शो करेंगे, और इस दफ़ा शो करते हुए ही कहेंगे अगली बार नहीं करना ये काम, ठीक है ना। इसी तरह से एक और चीज़ भी इस सवाल के अंदर आ रही है, वो है कंपटीशन फ़ीस, और साथ ही ऑपोजिट साइड पे कंपटीशन एक्सपेंसेस भी हैं। तो ये हमें कुछ पैसे बच गए वो मैच करा के, हमने सोचा पूरा टूर्नामेंट ही करवा देते हैं, इलाके की टीमों को बुला लेते हैं। तो हमने लाहौर से कहा जी सारी टीमें जो हैं वो आ जाएं, इतनी एंट्रेंस फ़ीस है, उसके बाद फिर इतना कैश प्राइज़ होगा, ट्रॉफीज़ होंगी, वो सारा कुछ होता है। तो फिर आपकी इनकम्स एक्सपेंसेस वही नेट होंगी। नेट करके अगर इनकम है, इनकम में शो करो, एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस में शो, नेट में नेगेटिव आया, एक्सपेंस आया तो एक्सपेंसेस में शो करो। इसको नेट करने से फ़ायदा ये होता है कि अगली बार ये काम करना है या नहीं करना, इस चीज़ का आपको पता लग जाता है, ठीक है। ये नई चीज़ है आज के सवाल की। बाकी आज का सवाल सिर्फ लेंथी है, ओके। सन्ड्री एक्सपेंस भी आ रहे थे। क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाता होता है जी? कहाँ जाता है? सर बैलेंस शीट में नहीं, बैलेंस शीट में जाता है, ठीक है जी। उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग, जिन जिन मौजूद हैं, जिन्नात मौजूद हैं यहाँ पे, जिन जिन के ओपनिंग क्लोजिंग, उन उनके लेजर। पहला ओपनिंग है, दूसरा क्लोजिंग है। सारा कैश फ्लो इधर ओपनिंग होता था, इधर क्लोजिंग, इधर टॉपिक में अजीब ही है। चलो हम तो ध्यान से देखते हैं, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग, पेबल्स है, इन्वेंट्री है, सब्सक्रिप्शन है, टेलीफोन ड्यू। टेलीफोन अब जाहिर है कोई पीटीसीएल तो है नहीं कि इनका कोई बिल आना होना है, पे ही करना होगा। टेलीफोन एक्सपेंस पेएबल है, एक्सपेंस पेएबल ड्यू, और कंपटीशन एक्सपेंस ड्यू पेएबल। उसके बाद आज फिक्स एसेट्स आ गए जिनका आपको इंतज़ार था। IAS 16 में 22 दिन लगा दिए तुम लोगों ने, किसी ने कहा होगा आपको किसी ज़माने में, 22 दिन से IAS 16 ही किए जा रहे हो, ये तो 3-4 दिन में हो जाता है। अगली बार ऐसे लोगों को समझाने वाले बनना, और अपने जूनियर्स को भी समझाने वाले बनना कि हमें तो एंड पे जाके ये लग रहा था शायद 22 भी कम थे। ये आखिरी टॉपिक शुरू हो गया, इसके बाद तो फ्रेमवर्क ही रहता है। इसने नहीं जान छोड़ी, आपने खुद देखा। तो IAS 16 की कमज़ोरी के परवेसिव इफेक्ट होते हैं। ऑडिट पढ़ोगे ना आप, ये ऐसा टॉपिक है कि इसके अंदर कमज़ोरी आपको हर जगह कमज़ोर कर देता है ये, ठीक है ना। ये देख रहे हो आप, साथ साथ चल रहा है, ठीक है। उस तरह से पूरी तफसील नहीं है लेकिन हर जगह पे मौजूद तो है, ठीक है। तो वो बुनियाद बनानी इसी तरह से ज़रूरी है। और ये IAS 16 आ गया, FAR 2 में भी जान नहीं छूटने वाली इससे, उधर भी जान नहीं छूटने वाली इससे, यही ऐसे ही चलेगा, ये फाइनल में भी चलेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। तो उस पर टाइम लगा हुआ, अब आपको उसकी कीमत का, उसकी कदर का एहसास हो रहा है।
जैसे जैसे आप अगले टॉपिक्स में आते गए हर जगह आपको ये नज़र आता रहा, आपने कहा शुक्र है मैंने मेहनत की थी, शुक्र है मैंने उस वक्त कोशिश की थी, और शुक्र है वो शुरू में था जब मैं नया नया आया था और इस जज्बे से आया था कि रोज़ का काम रोज़ करूँगा, होमवर्क भी करूँगा, टेस्ट भी दूंगा। वो तो 15-20 दिन बाद वैसे ही ठंडा हो जाता है ना माहौल। तो चलो उस टाइम में हमने पढ़ लिया था जब हम साथ साथ पढ़ते थे, है ना, ज़माना याद है, वो गुजरे हुए भी बड़ा अरसा हो गया। अब तो फिर वो मोड आ रहा है, अगली बार से इंशाल्लाह साथ साथ पढ़ेंगे। फिक्स एसेट्स बैलेंस एट यकम जनवरी 12 एंड एप्लीकेबल डेप्शन रेट्स आर एज फॉलोज। क्लब हाउस एंड कोर्स कॉस्ट अलग है, अकोमोडेशन अलग है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन कॉस्ट है, मतलब स्ट्रेट लाइन। ऑन कॉस्ट का मतलब क्या होता है जी? ऑन बुक वैल्यू होता है रिड्यूसिंग बैलेंस, ठीक है ना। तो रेट किस पे लगाना है वो कह रहे हैं कॉस्ट पे, इस तरह से भी लिखा हो सकता है। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स अलग हैं, कोर्स इक्विपमेंट अलग है, ठीक है जी। एक और एसी भी चला दें ना। हाँ, वो दरमियान वाला चलाएंगे, आप वाला नहीं चलाएंगे, वो तो पहले ही चला हुआ, आपको पता ही नहीं जी। अच्छा जी, ओपनिंग बैलेंसेस आ रहे हैं लेकिन क्लोजिंग नहीं आ रहे, हम निकाल लेंगे इंशाल्लाह। मैंने आपको कहा था ओपनिंग या क्लोजिंग गिवन हो लेजर बना लेना है, तो इनका ओपनिंग या क्लोजिंग नहीं है, लेजर इनका भी बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्लब हाउस, वैल्यू ऑफ क्लब हाउस एंड कोर्स कंप्राइजेज ऑफ फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग इन द रेशियो ऑफ 60-40। ये क्यों बता रहा है? डेप्रिसिएशन पर्पज़ के लिए। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की होती है, लैंड की नहीं होती है। कोर्स इक्विपमेंट कॉस्टिंग इतने वॉज सोल्ड, डिस्पोजल भी आ रहा है, वो ऊपर भी नज़र आ गया था हमें ये। नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम, एक्रूअल के एडजस्टमेंट भी आ गए। एक्रूअल भी बड़ी कदर होती है, अब एक्रूअल पे लगाए हुए 3-4 दिन की भी बड़ी कदर होती है, वो भी हर जगह अभी कैश फ्लो के अंदर हेल्प करता आया, अभी यहाँ पे भी है, ठीक है। इनकम में भी हेल्प कर रहा है, एक्सपेंसेस के अंदर भी एडजस्टमेंट आ रही होती है। उसके बाद कैंटीन मैनेजर इज़ एंटाइटल टू अ बोनस इक्वल टू 20% ऑफ कैंटीन प्रॉफिट। असल मसला ये पड़ा है आफ्टर चार्जिंग द बोनस, इंट्रो वाली एडजस्टमेंट है, समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे पिछली क्लास में एंड पे उन्होंने कहा ये फार्मूला लिख रहा हूँ, अगली क्लास में 5 मिनट एंड पे समझाऊंगा। अब पता नहीं बारिश की वजह से थोड़ा लेट शुरू किया है, एंड पे वो 5 मिनट मिलते हैं या नहीं मिलते, लेकिन सवाल हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद एनआरवी की एडजस्टमेंट है, कहता है जी ओपनिंग इन्वेंट्री 55.2 पे है, 1000 में करेंगे ना सवाल, ठीक है। तो अब अगर ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी सवाल के अंदर इससे ऊपर हुई तो इस पे ले आएंगे, और इससे नीचे हुई तो इसे इग्नोर करेंगे, क्योंकि इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे रखा जाता है, ऐसे ही है ना। चलें जी, सवाल तो हमने पढ़ लिया है, अब फॉर्मेट बना लेना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। तो गोल्फ क्लब पास पेपर कौन सा है जी? 8 है। इनकम नेट, एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012। इनकम्स, एक्सपेंसेस, सरप्लस भी आ सकता है, डेफिसिट भी आ सकता है। यानी सवाल करने से पहले यहाँ पे भी हम फॉर्मेट बना लेते हैं। यार तुम लोग फिर साथ बैठ गए और फिर बोल रहे हो। मेरे फॉर्मेट बनाते बनाते यहाँ से उठ जाओ, पीछे चले जाओ। अहमद आपको कह रहा हूँ, जल्दी कर लो बेटा, फिर नज़र नहीं आता तो ज़बान को तो फिर चुप कराओ ना। नहीं अभी नहीं, अभी उठ जाओ, अभी ये कल सोचेंगे। उसको पीछे भेज दो, उसको नज़र आता हो, उसे भेज दो पीछे, अलग हो जाए। प्लीज़ जल्दी करो यार, टाइम नहीं है मेरे पास। आज जगह काफ़ी है, ज़्यादा पीछे नहीं जाना पड़ेगा। ये चौथी रो में जाओ, जल्दी उठ जाओ यार, जल्दी करो भाई। नहीं आप उठो, जल्दी करो। अच्छा जी, उसके बाद बैलेंस शीट ऊपर नाम शाम लिख लेना है भाईजान, मेहरबान कदरदान। आज जगह बहुत कम है तो मैं यहीं पे ही गुजारा कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा ही ऐसे छोटा करके लिख रहा हूँ, ठीक है। एज ऑन
एज ऑन इक्विटी की बजाय आज फंड्स होंगे। फंड्स में भी अभी तक हमने एक ही फंड पढ़ा है, जनरल फंड, ठीक है ना। तो ओपनिंग जनरल फंड, सरप्लस आया तो ऐड कर देंगे, डेफिसिट आया तो स्लैश डाल के माइनस लिख देंगे बाद में, ठीक है। तुमने अब क्लास से बाहर जाना है, मैं वैसे बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद लायबिलिटीज आएंगी। लायबिलिटीज में 4-5 लायबिलिटीज की जगह छोड़ दी मैंने। फिर जनाबे वाला हमारे एसेट्स आएंगे, और आज तो खैर से नॉन करंट भी हैं। और फिर करंट की जगह भी छोड़ दी, ठीक है जी। रुपीज इन 1000 चल रहा है हमारा सवाल। अभी रिक्वायरमेंट ए अलग से है, ट्रेडिंग एक्टिविटी। जैसे वर्किंग वन होती थी ना कैश फ्लो में, यहाँ पे ये ट्रेडिंग एक्टिविटी है। ये मेरे निकाले हमारे ट्रेडिंग एक्टिविटी जो है, इसको हम फॉर्मेट का पार्ट बनाते हैं, ठीक है ना। तो ट्रेडिंग एक्टिविटी में आपकी क्या फॉर्मेट होता है आपका इसमें? सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, अच्छा जीपी ना भी लिखे तो काम चलता है, क्योंकि उसने ये रिक्वायर किया होता है कि रिजल्ट्स को अलग से शो करो। तो आप यहाँ पे जीपी नहीं भी लिखें, एक्सपेंसेस भी लिख के काम चला सकते हैं, ठीक है ना। फिर एक आधी लाइन, एक दो लाइनें छोड़ दी, जैसे आपको नज़र आ रहा है कि क्लब हाउस एंड कोर्स की सैलरीज थी तो वो अलग से आएंगी, ठीक है। फिर आएगा नेट प्रॉफिट। लेकिन आज इसके नीचे भी आपने ना 2 लाइनें खाली छोड़नी है। उसकी वजह यह है कि ये प्रॉफिट निकलेगा, तुम दोनों की भी आज खैर नहीं, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ये प्रॉफिट निकलेगा, इस पे बोनस, मैनेजर को बोनस की परसेंटेज प्रॉफिट के साथ दी हुई है, वो भी निकाल के यहाँ से माइनस करना पड़ेगा ना। वो भी तो कैंटीन का ही मैनेजर है, तो उसका बोनस भी यहीं से माइनस होगा। तो फिर जाके वो प्रॉफिट आएगा जो हमने लेके जाना है इनकम्स या एक्सपेंस में, अगर लॉस आ गया तो, ठीक है। ओके डन। इसके बाद फिर हमारी वर्किंग्स स्टार्ट होंगी, ठीक हो गया जी। तो बेसिक फॉर्मेट इतना सही है। बेसिक फॉर्मेट पहले बना लिया करें, सवाल की जैसी भी शक्ल हो। कभी सवाल ओपनिंग क्लोजिंग देगा, रिसीट पेमेंट देगा, सब कुछ देगा। कभी ओपनिंग क्लोजिंग नहीं देगा, रिसीट पेमेंट दे देगा। और एडजस्टमेंट्स में से ये ओपनिंग क्लोजिंग हम खुद कशीद कर लेंगे। कभी ओपनिंग क्लोजिंग देगा, रिसीट पेमेंट नहीं देगा, और एडजस्टमेंट्स के अंदर बात छुपा देगा। हम एडजस्टमेंट्स पढ़ते जाएंगे, और ये काम, मकसद ये कि ये बेसिक फॉर्मेट बनाना ज़रूरी है। उसके बाद फिर इंशाल्लाह आप उस हिसाब से चल सकते हैं, जैसे भी चेंजेस आती जाएंगी हम करते चले जाएंगे, ठीक है। ओके डन। आज ना यहाँ पे पिछली क्लास में मुझे अंदाज़ा हुआ है थोड़ा तंग करके इसको कर लिया जाए, और आज इधर भी एक लाइन छोड़ी जाए, देखें शायद जगह बन जाए, ठीक है जी। शुरू करें जी। अब सवाल शुरू करना है तो पॉइंट 1 सबसे पहले कर लेते हैं जी। पॉइंट 1, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेज ऑफ करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज। नॉन करंट तो उसने अलग कर दिया ना, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स अलग कर दिए, नॉन करंट लायबिलिटी सवाल में कहीं नज़र नहीं आई। करंट एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में वो कह रहा है, ये ओपनिंग क्लोजिंग। तो इनके हम क्या कर लेंगे, जिन जिन में आते हैं ना, ये भी जिन में आते हैं, ठीक है ना। तो ये जिन, जिन और जिन के भी बनाएंगे, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों हैं, और उनके भी बनाएंगे जिनके सिर्फ ओपनिंग है, ठीक है ना। तो ये सारे लेजर अब हमने बनाने हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या चीज़ नज़र आ रही है आपको जी? ट्रेड क्रेडिटर्स आ गए, कैंटीन के। ओपनिंग बताइए, बस 1000 में चलेंगे, ठीक है जी। मैं ज़रा यहाँ पे आज 3 की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ओपनिंग आ गया 71, क्लोजिंग 55.5,
2। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, कैंटीन की इन्वेंट्री आ गई। इन्वेंटरी कैंटीन, मतलब जगह बदलने से भी तुम्हें चुप नहीं आनी है मुझे। अच्छा जी, क्या हाल है, ठीक हो? उधर भी चुप करके नहीं बैठना। अभी क्या कहा है तुमने, जो भी मुझे कहा है बोला ही नहीं, ये बोले नहीं तो और क्या किया तुमने? तुम्हें तो इतना भी नहीं बोलना जी। ओपनिंग 60, बस कर लो फिलहाल, फिर एडजस्टमेंट पढ़ते हुए सही कर लेंगे, ठीक है। क्लोजिंग 39.5। अच्छा अच्छा, नाराज क्यों होते हो, हेलो 39.5। और फिर सब्सक्रिप्शन आ गई। सब्सक्रिप्शन एडवांस में भी है, एरियर्स में भी है, अच्छी बात है। आज भी ये नॉर्मली एडजस्टमेंट, कल से बिफरेगी फिर सब्सक्रिप्शन, लेकिन इंशाल्लाह हम कर लिया करेंगे। उसमें ज़रा टफ हुआ करेगी ये एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट में ये थोड़ा सा आपको छेड़ता है इस टॉपिक में, ठीक है ना जी। वो क्या किस तरह से आएगा, वो जब सवाल देखेंगे तो पता लगेगा ना। अभी मैं कैसे यहाँ पे बैठ के अभी एक क्लास इस पर लगा दूँगा, किस तरह से आएगा। हम हर क्लास में आगे उसको देखेंगे, हर सवाल में मुख्तलिफ रंग देखेंगे। सब्स यानी प्रैक्टिस मैच आज ख़त्म हो जाना। प्रैक्टिस मैच जिसने अच्छा खेला होता है उसके लिए दूसरे मैच भी वैसे ही होते हैं, ठीक है ना। अगले भी सवाल ऐसे ही हैं, बस एक एक दो दो चीज़ें हर रोज़ कॉन्सेप्ट नया डालते जाना है हमने, और कुछ नहीं करना, ठीक है जी। सब्सक्रिप्शन एरियर में भी है और एडवांस में भी है। तो पहले क्या गिवन है, एरियर, सब्सक्रिप्शन एरियर यानी रिसीवेबल, और दूसरा फिर तो ये मुझे आपने लिखवानी है फिगर्स, सही से फिगर्स लिखवाना, राउंड नहीं कर रहा मैं जी। ब्रॉड डाउन एरियर कितना है, एरियर एसेट होता है ना, एसेट रिसीवेबल, इनकम एरियर में जी 15.8, क्लोजिंग 27.6, ठीक है जी। एडवांस 0.2, 35.5, ठीक है जी। उसके बाद टेलीफोन ड्यू है और कंपटीशन एक्सपेंस ड्यू है। नंबर 4, पिछली क्लास में ये लेजर जैसे लंबे थे, दो दो आए थे, जब मैंने ये छोटे कर दिए हैं तरफ जगह बढ़ा दी है ताकि हम उधर ना ही जाएं बोर्ड पे, लेकिन मुझे फिर भी लग रहा है जाना पड़ेगा जी। टेलीफोन एक्सपेंस का लेजर बनाएंगे। टेलीफोन एक्सपेंस ड्यू है मतलब पेएबल, ब्रॉड डाउन बताएं 3.9, कैरी डाउन बताएं 5.9। उसके बाद कंपटीशन एक्सपेंस ड्यू ड्यू मतलब पेएबल, तो बताओ पेएबल ओपनिंग क्लोजिंग इन के ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन थे, हमने इन के लेजर्स बना लिए, ठीक है। अब जिन के ओपनिंग गिवन है क्लोजिंग नहीं है, लेजर उनके भी बनाएंगे। वैसे थोड़ी देर बाद आपको अंदाजा होगा कि यार बुक वैल्यू पे भी अकाउंट बन सकता था, लेकिन आपको मैंने एक बात बताई हुई है, मैं उस पर कायम हूँ, कैश फ्लो से बताई हुई है ना। ये दोनों टॉपिक्स मिलते जुलते ही होते हैं ना, तो फिर असूल सेम ही चलाते हैं हम, ठीक है ना। जो थोड़ी बहुत डिफरेंट बातें वो अलग, ठीक है। तो मैंने आपको एक बात वैसे सिखाई हुई है कैश फ्लो के लिए भी यहाँ पे भी, कि अगर अक्यूमुलेटेड डेप्शन का लेजर अलग बन सके तो बना लो, तो फिर मैं उसको नहीं छेड़ता, मैं इसको अलग ही रखूँगा, ठीक है। तो ये 3 एसेट्स हैं, उनकी कॉस्ट अलग है, उनकी एक्यूमुलेशन अलग है, तो 6 लेजर्स बनने हैं आप, ठीक है। तो 1 बाय 1 लिखवाना है आपने। फिक्स एसेट्स का बैलेंस यकम जनवरी 12 पे है, ये ओपनिंग बैलेंसेज हैं, कॉस्ट और अक्यूमुलेटेड, ये ऐसे करके आमने सामने बना लेते हैं। नंबर 6, क्लब हाउस एंड कोर्स, क्लब हाउस एंड कोर्स मेरी वर्किंग है इसलिए मैं एब्रीविएशन यूज़ कर सकता हूँ। ब्रॉड डाउन 3156। वैसे ना सवाल को पढ़ा है आपने, ना कोई क्लब हाउस एंड कोर्स का एडिशन है ना कोई डिस्पोजल है,
तो ये एसेट अकाउंट बनाए बगैर भी काम चल सकता था, लेकिन आज तो बनाएंगे, ठीक है। क्लोजिंग नहीं पता, इंशाल्लाह निकल आएगा। लेकिन साथ ही नंबर 7 इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नोट कर लेते हैं, ठीक है ना, आमने सामने रख लेते हैं ज़रा। ये वाली जगह पे फिर कोई और काम अगर ज़रूरत पड़ी तो कर लेंगे, डिस्पोजल वगैरह का अकाउंट या कोई और, ठीक है जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसकी है जी? क्लब हाउस एंड कोर्स की। ओपनिंग 4.6, ठीक है जी। उसके बाद नंबर 8 क्या जी? फर्नीचर एंड फिक्सचर एंड जो भी है, एफ एंड एफ लिखना है, मैंने तो आप पूरा लिख लीजिएगा वो जो भी है। ओपनिंग 552, क्लोजिंग बताएं, नहीं है, चलो निकल आएगा इंशाल्लाह, निकाल लेंगे। इधर भी क्लोजिंग नहीं है, निकल आएगा इंशाल्लाह, निकालेंगे ये भी। बस डेप्शन का एक्सपेंस डालेंगे, कुछ भी नहीं है एडिशन डिस्पोजल, तो डेप्शन तो है ना, वो वापस चले गए हैं IAS 16 की भी पहली क्लास में, पहली शुरू वाली क्लासेस में, ये वाला सवाल है, लेकिन बस मिक्स हो गया, ठीक है जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फिक्सचर फिटिंग जो भी है उसका बैलेंस गिवन है ओपनिंग, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एफ एंड एफ, फ्रेंड्स एंड फैमिली, ब्रॉट डाउन 166, कैरी डाउन आ जाएगा इंशाल्लाह, परेशान क्यों होते हो, नहीं है तो आ जाएगा। उसके बाद नंबर 10 है कोर्स इक्विपमेंट। इसमें सवाल पढ़ते पढ़ते हमें ये पता लगा था कि इसमें डिस्पोजल भी है, ठीक है, तो बहरहाल कोई बात नहीं, वो तब की तब देखेंगे। फ़िलहाल तो ओपनिंग कॉस्ट बताओ 62 एग्जैक्ट, और इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताओ, कोर्स इक्विपमेंट जी 54, क्लोजिंग इंशाल्लाह आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा। ठीक है जी, तो पॉइंट 1 और 2 में बेतहाशा भी जब आएगा तो बना लेंगे। फ़िलहाल मेरे सामने डिस्पोजल कहीं आया है? कहाँ? वो ऊपर तो मैंने अभी उसको पढ़ा ही नहीं, वो तो ऐसे आपको पढ़ा रहा था सवाल तो मैं अब पढ़ रहा हूँ। अब मैं रिसीट पेमेंट में जाऊँगा, अब जिस वक्त रिसीट साइड के ऊपर उसका डेबिट पड़ेगा तो मैं कहूँगा ये तो होगा डेबिट, अब क्रेडिट कहाँ करना है, तब मैं बनाऊँगा डिस्पोजल, ठीक है ना। अभी तो मैंने सिर्फ ये 2 पॉइंट्स पढ़े हैं, इन 2 पॉइंट्स में कहीं डिस्पोजल का जिक्र नहीं है, सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग थे, मैंने लेजर्स ओपन किए, ठीक है। चलें आगे, आगे नहीं पीछे, इधर आए, रिसीट पेमेंट पे आएँ और रिसीट पेमेंट का अपना रूटीन वाला काम फटाफट कर लें। यानी ये मुफ्त के नंबर होते हैं ना हर सवाल के अंदर, ठीक है। बस इसमें क्या किया था हमने, ये ओपनिंग तो अगर ओपनिंग जनरल फंड, वैसे अगर क्या नहीं है गिवन, ओपनिंग जनरल फंड गिवन नहीं है, मैं अगर क्यों कहूँ, पढ़ लिया ना सवाल, कहीं पे ओपनिंग जनरल फंड गिवन था? नहीं गिवन है, ओपनिंग जनरल फंड कहीं गिवन नहीं है, हमने खुद कैलकुलेट करना है, वही ब्रैकेट के अंदर करना है। तो फिर अभी से ही इसको वहाँ ब्रैकेट डाल के लिख देंगे ताकि बाद में भूलें ना। असल में ना मसला ये होता है जब इस तरह से बैंक का अकाउंट या रिसीट पेमेंट अक्सर देता है, रिसीट पेमेंट इकट्ठा हो या बैंक का, कैश का नॉर्मली ऐसे नहीं देते, कैश तो हमें खुद बनाना पड़ता है, अगर ना हो बैंक अलग हो तो आगे सवालों में देखेंगे। रिसीट पेमेंट ऐसे बना के देता है या बैंक का अकाउंट कभी कभी ऐसे बना के दे देता है जिसमें ओपनिंग, डेबिट्स, क्रेडिट्स, क्लोजिंग आ रहे हों। तो इसके लिए फिर हम वक्त बचाने के लिए क्या क्या हमने असूल बनाया था कि हम फिर ये खुद नहीं बनाते, पागल थोड़े इतना बड़ा लेजर फिर बनाए खुद, ठीक है। लेकिन इससे एक नुकसान तो नहीं है, खैर ख़तरा एक हो जाता है पैदा। वो ख़तरा ये है कि आपने इसको अपने पर्चे पे रखा हुआ है एग्ज़ाम में, ठीक है, आपके किस पे, पेपर के ऊपर है ना, और जब आप एंड पे ओपनिंग निकालना शुरू करते हैं तो वो सिर्फ अपने वर्किंग्स वाले लेजर्स में से ओपनिंग निकाल लेते हैं, ये रह जाता है। तो 90% बच्चे ये गलती करते हैं। लेकिन हम हर रोज़ इस बात को यूं रूटीन से कर करके आदत बना लेंगे कि और कुछ याद रहे ना रहे, ये ज़रूर याद होगा हमें कि ये हमने सबसे पहले लिखना है। उसकी आदत ही यही रखेंगे, तरतीब ही यही रखेंगे कि सवाल पढ़ते हुए जनरल फंड नहीं मिला तो इसी वक्त इसको मैं आपको दिखाता हूँ, उठा के वहाँ लिख देंगे। और अगर बाद में जाके मिल जाता है तो ये लिखा हुआ है ना यार, काट दो बस और लिख दो आगे, फिर फिगर मिल जाए तो अच्छी बात है। लेकिन इसको जाते जाते लिख लेना है, छोड़ना नहीं, ठीक है। अब बाकी क्या है, बाकी तो ये सारी रिसीट्स, ये सारे डेबिट्स हैं, इसके रेलेवेंट जगहों पे क्रेडिट, ये सारे क्रेडिट हैं,
रेलेवेंट जगहों पे डेबिट, अकाउंट होगा तो उधर, नहीं तो डायरेक्ट जहाँ जाना है। और ये क्लोजिंग कहाँ चला जाएगा अभी बताया आपको, बैलेंस शीट में। तो ये रिसीट पेमेंट सारे का सारा पोस्ट करना है, ये हमारा अगला स्टेप है। ठीक है, शुरू करें काम। तो सबसे पहले क्या नज़र आ रहा है जी? नहीं, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, सबसे पहले ओपनिंग ही नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा ये सब्सक्रिप्शन। हमें ओपनिंग नज़र आ रहा है। इस खतरे से बचो, इसकी डबल एंट्री नहीं है, ओपनिंग क्लोजिंग की एंट्री नहीं होती, इसकी डबल एंट्री नहीं है, लेकिन इसको पहुंचाना है जहां वहां पहुंचाएंगे। जैसे क्लोजिंग की डबल एंट्री नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा इसको जहां पहुंचाना है पहुंचाओ। मैं इतना क्यों क्रिटिकल होता हूं इसके बारे में, क्योंकि ये हमारे पर्चे पे होता है, ये पर्चे पे रह जाता है, इसका ओपनिंग भी रह जाता है, इसका क्लोजिंग भी यहीं रह जाता है, और पर्चा आप दे आते हैं उधर, क्वेश्चन पेपर आप घर ले आते हैं, तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग भी साथ ही घर ले आते हैं, पर्चे में नहीं लिख के भेजते। तो इसलिए मैं इसके बारे में क्रिटिकल होता हूं कि जब ये पढ़ रहे होंगे तभी साथ पहुंचा दें। मैक्सिमम क्या होगा, फिगर जी गलत थी, एडजस्ट नहीं थी, कोई बात नहीं, उस वक्त काट के सही कर लेंगे, भूलेंगे तो नहीं ना, तो लिखते हुए वहां पे पहुंचाना है जब ये सारा रिसीट पेमेंट पोस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले अब्दुल्ला क्या नजर आ रहा है? हाँ, तुम्हें नींद भी आ रही है, ठीक है ना, तो मैं भी खड़ा कर दूंगा तुम्हें पीछे, ठीक है, जाग के बैठो, बल्कि 5 मिनट खड़े होकर वापस आओ, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, अभी तो इतना काम नहीं शुरू हुआ। वैसे काम आसान ही है, ये वाला टॉपिक भी आसान ही है, ठीक है ना। बस इसके अंदर थोड़ा सा ये चैलेंज आएगा, थोड़ा सा, कि हर सवाल में ओपनिंग क्लोजिंग नहीं गिवन होंगे, मैं कह रहा हूँ, लेकिन आप अपनी अप्रोच को पकड़े रखें। मैंने फॉर्मेट बनाना है और मैंने सवाल शुरू कर देना है, आप खुद से लेजर एडजस्टमेंट से भी बनाते जाओगे। आपने एक रूल का टॉपिक भी पढ़ा, बाकी सारे टॉपिक भी पढ़े हुए हैं, आपसे खुद ब खुद बैलेंसेस निकलते भी आएंगे जो आपको चाहिए, ठीक है ना। आपसे सवाल होता जाएगा इंशाल्लाह, ओके। थोड़ा सा चैलेंज वो आ जाता है, लेकिन वो भी इतना नहीं है, बाकी फिलहाल तो वो भी नहीं आया, ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है सारे के सारे। लेकिन एक एडजस्टमेंट इसमें ऐसी है, इंश्योरेंस वाली, जिसकी वजह से आपका ओपनिंग क्लोजिंग निकलना था लेकिन यहां पे नजर नहीं आ रहा था। तो इस तरह सारी सवाल की ही एडजस्टमेंट्स बना दे वो, यहां पर सिर्फ एक इंश्योरेंस की उसने बनाई ना, तो मुमकिन है, लेकिन वो आपके एक्रूवल का टॉपिक और इस तरह से दूसरे टॉपिक पढ़े हुए, उनकी मजबूती आपको सुकून से वो भी करवा देती है, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल तो आज ऐसी मैं डराने डराने वाली बातें नहीं करनी चाहिए थी। अभी तो कल वाला सवाल ही है, बस एक चीज़ ऐड की है, कल वाला सवाल है, और जो नई चीज़ ऐड की है गुजरा वाला जो है वो रह गया उस नई चीज़ से, ठीक है। तो अब जब इसकी बारी आएगी तो फिर बता दूंगा, ठीक है। तो ओपनिंग कहाँ जाएगा, ओपनिंग कहाँ जाएगा अब्दुल्ला, वापस आ जाओ, ओपनिंग कहाँ जाएगा, ओपनिंग जनरल फंड की कैलकुलेशन में जाता है ना। अब उसका तरीका वारदात ये होगा कि हम यहाँ पे 157.8 को लिख लेंगे। अच्छा, अब मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम ये होगा कि ये बाद में पता लगेगा ओहो गिवन है, ठीक है गिवन है, इधर तो काट के इधर लिख दोगे वो फिगर जो होगी, कोई मसला नहीं है ना, लेकिन रिस्क तो कवर हो गया। क्लोजिंग भी ऐसे ही लिख दूंगा मैं यहाँ पे। मैक्सिमम क्या होगा बाद में, ओहो ये एडजस्टमेंट तो कैश को छेड़ना था, इस एडजस्टमेंट तो कैश को छेड़ना था, अब क्या करूं, कोई मसला नहीं, यहां से काट के ब्रैकेट में लिखो, छेड़ के लिख दो दोबारा, पर मिस तो ना हो, ठीक है। चले शुरू हो जाए जी, अब और कुछ नहीं बचा, अब कुछ नहीं बचा। इधर देखो, सब्सक्रिप्शन अब आपने टिक करना है साथ साथ, ठीक है ना। वैसे बुक गंदी होती है, अगर पर्चे में दोबारा भी सवाल करना होता है तो फिर एक कॉपी करवा के आ जाया करो, फिर वो सवाल कौन सा होगा हमें पता नहीं होता, ठीक है। तो चलो घर करते हुए टिक कर लेना, कॉपी के ऊपर टिक कर लेना, कर लिया करो, ठीक है ना, ताकि पर्चे में तो लाजमी करना है, ताकि ये एंट्री बोल रहे हो ना तो वो समझो कर रहे हो। क्या किया हमने, रिसीट पेमेंट, एक फैसला कर लें, रिसीट पेमेंट बोलना है कैश बैंक बोलना है, चलो कैश एंड बैंक, ठीक है। हाँ, लेकिन उसने नाम रिसीट पेमेंट रखा हुआ, आपको पता है दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है, उसने यही कहा हुआ है, लेकिन आपको पता है मतलब एक ही है, तो कैश एंड बैंक बोलेंगे, डन हो गया, ठीक है। कैश एंड बैंक डेबिट, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट क्रेडिट, कितने से 654 पॉइंट। अब इधर देखो, यहां पे क्या लिखोगे, कैश एंड बैंक, और यहां पे क्या लिखोगे, वो लिखा हुआ है, यही तो टाइम बचाया है, ठीक है। तो एंट्री करते हुए टिक करोगे, यूं बोलोगे रिसीट पेमेंट डेबिट, और उधर जाके उसको लिखोगे क्रेडिट, और फिर उसके आगे वजह लिख लोगे, इसके आगे लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, कैंटीन रिसीट्स, अगर तो डेटर्स कैंटीन नजर आ रहा होता तो ये लेजर में जाता, लेकिन लेजर नहीं है, तो फिर सीधा तो एंट्री बनी कैंटीन रिसीट्स डेबिट, कितने गया ये सेल्स क्रेडिट, कितने से जी 331 पॉइंट
क्योंकि रिक्वायरमेंट है इसलिए रुपीज़ इन थाउजेंड इधर भी लिख लें, मैं पिछली क्लास में भूल गया था जी। सेल्स ठीक हो गया, चलें आगे। नेक्स्ट, गोल्फ कोर्स फीस, ये क्या भला होती है? जैसे स्नूकर टेबल, जिस जगह पे जहाँ स्नूकर का क्लब होगा वहाँ पे स्नूकर पे आप जब खेलने जाएंगे तो टेबल के ऊपर खेलने की जो फीस जो ली जाती है आपसे, वो स्नूकर क्लब के लिए क्या होगी? ऐसे ही गोल्फ क्लब है तो उसमें गोल्फ कोर्स है, जो लोग वहाँ पे गोल्फ जाके खेलते हैं उनसे जो फीस ये लेते हैं ये इनकी क्या है? हमारे पास स्पोर्ट्स क्लब है, हमारे पास ग्राउंड भी है, कोई बंदे आके उसको बुक करके उसको वहाँ पे खेलते हैं तो हमें क्या मिलेगी? फीस। तो वो क्या है? हमारी इनकम। हमारा भी क्लब तो है ना गार्डन टाउन के अंदर, अब खुला हुआ आजकल, है ना। पानी आ गया, आज बारिश बड़ी हो गई, ठीक है। तो अब छत वाला बनाएंगे, छत वाला, ठीक है ना, MCG की तरह से। लो भाई, तो गोल्फ कोर्स फीस की एंट्री कोई लेजर नहीं है, डायरेक्ट जाने दो, लेकिन कहाँ? यहाँ पे नहीं, इनकम्स, ठीक है। तो गोल्फ कोर्स फी कैश एंड बैंक में डेबिट और इनकम्स में क्रेडिट। कितना जी? ठीक है जी। नेक्स्ट, और वो आ गई नई चीज़ें जिनका हमें इंतज़ार था, और हारून को भी अब ये पता नहीं है और गुजरांवाला वाले को भी नहीं पता। हमने ये बात की थी, मुख्तसरन कह दूं, बाकी ये लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा तो पहले 10-15 मिनट सुन लेना, 20 मिनट आप लोग। हमने ये बात की थी कि अगर रिसीट पेमेंट अकाउंट में आपको रिसीट साइड पे एक चीज़ नज़र आ रही है जैसे इवेंट, और उसी नाम से पेमेंट साइड पे भी वो चीज़ नज़र आ रही है जैसे इवेंट, इधर इन रिसीट लिखा हुआ है, इधर एक्सपेंस लिखा हुआ है, तो इनको अलग अलग इनकम और एक्सपेंस में शो नहीं करना, बल्कि इनको नेट करना है। नेट करके अगर पॉजिटिव आया तो इनकम में शो करना है, और अगर नेगेटिव आया तो एक्सपेंस में। इसकी वजह जो भी है वो हमने पहले बात कर ली है, ठीक है, ओके। अब ये रिसीट ऑफ इवेंट है, लिखना तो यहाँ पे है हमने, क्या ख्याल है? इवेंट ही लिखोगे ना? बोलो, इवेंट की रिसीट है ना, इवेंट ही लिखोगे ना, लेकिन बाहर नहीं लिख सकते। मैं ये कह रहा हूँ इसको फिलहाल की क्या कर दो, ब्रैकेट में लिख दो। फिर जब इस पेमेंट साइड पे जाएंगे तो इसकी जब रिलेटेड पेमेंट आएगी तो वहाँ से उसको उठाएंगे तो यहाँ पे माइनस करके लिख देंगे और नेट करके देख लेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे हमने मिसाल के तौर पे पहले लिखवाओ कैश एंड बैंक डेबिट 86.8 से, और इवेंट इनकम क्रेडिट, इवेंट इनकम क्रेडिट कितने से? मैं बाद में इनकम भी लिख लूँगा, कितना? 86.8। अब सवाल ये पैदा हुआ दिमागों में कि जी मिसाल के तौर जब हम ये लिख गए, बाद में एक्सपेंस निकला, हो सकता है एक्सपेंस सीधा ना निकला हो, जैसे कंपटीशन एक्सपेंस है वो पेबल से होके रूट होके आना है। हो सकता है जी जब हम फिगर निकालें तो एक्सपेंस की फिगर 100 आ जाए, तो क्या करेंगे? बताओ क्या करेंगे? यहाँ एक साफ सुथरी सी लाइन लगा देंगे और दोबारा यहाँ पे लिख कर वहाँ से माइनस कर देंगे और माइनस शो कर देंगे। नहीं भी पहले पता लगता, वैसे तो अपेरेंटली नज़र भी आ जाता है आपको, नज़र आने पर भी आपने लिख दिया और बाद में एडजस्टमेंट की वजह से वो दूसरी तरफ चला गया, तो ये मतलब मैं ये आपको ना मैं रिलैक्स कर रहा होता हूँ कि सवाल चल रहा है ना, चलने दो। ये चीज़ें पेंडिंग नहीं कर रखना यार, इसको देखते हैं, फिर वो एडजस्टमेंट करेंगे, फिर वो करके, फिर वो करेंगे, फिर वो करके दोनों को मैच करेंगे, फिर वहाँ कुछ नहीं होता, फिर भाई चीज़ें भूल जाती हैं, आगे पीछे हो जाती हैं। मैं इसलिए आपको ये कहता हूँ, चल रहा है ना सवाल, चलने दो, लिख लो ना यहाँ पे, क्या होगा मैक्सिमम, इधर नहीं आने वाला होगा, काट दोगे इधर लिख दोगे, पर अभी ना छोड़ो तरतीब के वक्त, ठीक है। और इसको ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि इस इवेंट से रिलेट कर रहा है एक पेमेंट साइड पे भी एक आइटम, तो वो उसको माइनस करूंगा और फिर मैं यहाँ पर अगर इनकम हुई तो यहाँ पे इवेंट इनकम लिख दूंगा, ठीक है, कि इस इवेंट से हमें इनकम हुई, और ये पॉजिटिव देखकर हम कहेंगे अगली बार भी कराएंगे, और अगर इधर आ गया तो क्या कहेंगे, नहीं यार ये सही नहीं था, ठीक है। चलो, तो ये एंट्री की हमने, कैश एंड बैंक डेबिट, इवेंट इनकम क्रेडिट, लेकिन ब्रैकेट में, ठीक है। वजह है इससे रिलेटेड कॉस्ट जो साइड दूसरी पे आ रही है। नेक्स्ट, कंपटीशन फीस कैश एंड बैंक में डेबिट और ब्रैकेट में आकर क्रेडिट। भाई ये फीस है ना असल में, कंपटीशन, ठीक है, ये फीस है। ये लेजर में जो ना वो एक्सपेंस की बात हुई थी,
वो एक्सपेंस जो इवेंट का है ना, ये कंपटीशन का, वो लेजर में जाना है, ठीक है ना। ये इवेंट की इनकम है, इनकम है। एक्सपेंस पेएबल उन्होंने बताया है, इनकम नहीं पेएबल। ओके, अच्छा, उन्होंने बोला हुआ इसीलिए, इसीलिए कंपटीशन एक्सपेंस ड्यू, खाता गालिबन ये लिखा हुआ था, ठीक है ना। खैर चलें, कंपटीशन एंट्री क्या करके आ जाए अच्छी भली, रिसीट पेमेंट डेबिट, इनकम क्रेडिट पॉइंट, ठीक हो गया। नेक्स्ट, कोर्स इक्विपमेंट सोल्ड, आ गया तुम्हारा कोर्स इक्विपमेंट सोल्ड। अब क्या करें जी, डिस्पोजल का अकाउंट बना लें। तो डिस्पोजल का अकाउंट मैं अब यहाँ बना दूँ या यहाँ बना दूँ? उधर ना, उधर इंश्योरेंस का लेजर बनाएंगे, डिस्पोजल का तो आपने कई बार देखा हुआ है। नंबर 12 ये मैं यहीं पे बना दूँ, सादा सा तो बनना है, छोटा सा। डिस्पोजल, ठीक है। कैश आया है लेकिन एंट्री पूरी करेंगे हम, तो एंट्री पूरी करेंगे। कैश एंड बैंक डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट 19.8 से, यहाँ पे हमने लिख दिया कैश एंड बैंक, उधर लिख दिया डिस्पोजल, तो हमारी डबल एंट्रीज पूरी हो गई, ठीक है। रिसीट साइड इज ओवर। कोई क्वेश्चन है तो पूछें, वरना मैं आगे चलूँ जी। ठीक है जी। हाँ, नहीं आप अलग लिख लें तो क्या है, आप एक्सपेंस के लेजर में इनकम तो कभी नहीं ना लेके गए यार। एक्सपेंस के लेजर में यार एक्सपेंस होगा, वो प्रीपेड हो सकता है, पेएबल हो सकता है, उसमें कैश की फिगर आती है, इनकम तो अलग ही होगी ना यार। ऐसे तो ना करो, आंसर तो शायद सेम ही निकल आए, लेकिन कितनी कॉन्सेप्चुअली गलत बात कर रहे हो आप। एक्सपेंस के लेजर में इनकम डालोगे, नहीं कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस, आप कह रहे हो कि हम किधर गया, इस फिगर में इनकम डाल दें, क्यों डालें यार? एक्सपेंस के लेजर में इनकम क्यों डालें? इनकम के लेजर में जाएगी या डायरेक्ट जाएगी? इधर एक्सपेंस आएगा, यहां से निकलेगी एक्सपेंस की फिगर, वो जाके नेट करेंगे, फिर थोड़ा सब्र कर दो। ओके, लो जी, क्रेडिट साइड शुरू होती है। कैंटीन पेमेंट्स को हमने कहा था परचेजेज ही हैं, और क्या, और परचेजेज हैं तो बैंक की पेमेंट साइड पे हैं, क्रेडिटर का लेजर भी आ रहा है, हमने नहीं माफ़ करना। मैंने कहा था ये असूल पक्का है, इसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि फलां सवाल में 4, अच्छा चलो इसमें छोड़ दो, कोई चक्कर नहीं। जब है असूल तो असूल वही होता है जो हर जगह लगे ना, ठीक है। तो बैंक की पेमेंट साइड पर, बैंक वैसे अगर वो कैश अलग बनवाए और बैंक अलग दे दे, तो कैश कैश के लेजर में नजर आ रहा हो परचेजेस, तो उसे परचेजेस ही समझिएगा, कैश परचेजेस, ठीक है। सिर्फ बैंक के लिए ये रूल है। लेकिन अब मसला ये होता है, रिसीट एंड पेमेंट जब इकट्ठा आ जाता है तो फिर कैश भी यही है, बैंक भी यही है, तो फिर ये असूल इस पर भी लग जाता है, ठीक है। वैसे वो नॉर्मली आपको या तो रिसीट एंड पेमेंट सवाल में देता है या बैंक का लेजर बना के देता है, कैश का लेजर नहीं बना के देता। अगर कभी बैंक अलग होगा तो कैश का हमें वहाँ बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये माफ़ी सिर्फ इन दो में ही मिलती है अक्सर। ये माफ़ी है ना, मतलब बचत हो जाती है टाइम की, इतना बड़ा लेजर नहीं बनाना पड़ता, ठीक है। तो पेमेंट्स हैं मतलब परचेजेस, कैंटीन पेमेंट परचेजेस हैं, तो इसके लिए क्या रूल है हमारा, ये पेमेंट टू क्रेडिटर्स हैं। अब इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर्स डेबिट, कितने से, एग्जैक्ट 213, क्रेडिटर्स डेबिट रिसीड पेमेंट क्रेडिट, ठीक है। वहां पे आपने लिख दिया क्रेडिटर जबरदस्ती, और यहां पे लिख दिया कैश एंड बैंक, जबरदस्ती क्रेडिटर बनाया ना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वेजेस एंड सैलरीज क्लब हाउस, वेजेस एंड सैलरीज कैंटीन। किसी सवालों में मैंने शायद, हाँ किसी सवाल बात की पिछली क्लास में, किसी सवाल के अंदर जो आगे चल के आएगा ऐसे भी हो सकता है कि वो यूं दे दे वेजेस एंड सैलरीज, और नीचे अंग्रेजी में लिख के बता दे 70% 80% सैलरीज वेजेस जो हैं वो रिलेट करती हैं क्लब हाउस से और बाकी कैंटीन से, तो वो फिर परसेंटेज लगा के आप अलग कर लेना। लेकिन आज तो उसने अलग अलग दी हैं, तो भाई अलग अलग हैं तो अलग अलग ही जाएंगी। क्लब हाउस की सैलरीज इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, कैंटीन की सैलरीज ट्रेडिंग एक्टिविटी में। लेजर अगर इनके होते तो लेजर में जाते हैं, लेजर हैं नहीं वेजेस एंड सैलरीज के, तो डायरेक्ट ही भेज देंगे, ठीक है। तो ये दोनों 78.9 और सॉरी 284 और 78.9 बिल तरतीब क्लब हाउस और कैंटीन। तो एंट्री बोलो, पहले क्लब हाउस आ रहा है ना इसलिए इधर आ गया हूँ, अभी कैंटीन पे भी जाता हूँ, ठीक है जी। वेजेस एंड सैलरीज
284, वाह मैच कर गया। डेबिट साइड इज इक्वल टू क्रेडिट साइड हैंस प्रूव्ड। जी जी ये देखें जी, वेजेस एंड सैलरीज डेबिट, कैश एंड बैंक क्रेडिट। नेक्स्ट, वेजेस एंड सैलरीज डेबिट 70 और कैश एंड बैंक क्रेडिट। ठीक है जी, ये दोनों टिक हो गए। टिकू कर लो टिकू, और दोनों नहीं, तीनों। 1 2 एंड रफी आ चुके हैं। क्लास स्टैंड अप कराऊं? रहने देना था, अभी क्लास में अपलोड तो कर ही देता। नहीं, कोर्स रिपेयर्स, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, ये 4 एक्सपेंस हैं। ये चारों के चारों एक्सपेंसेस हैं जो इनकम एक्सपेंडिचर में जाने वाले हैं। इनमें से किसी के, उन्होंने ये नहीं कहा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, तो खुद से नहीं कहना नहीं जी फिर कुछ इधर होगा कुछ उधर। जो अलग करना होगा वो खुद बता देंगे, ठीक है ना। नहीं अलग करना तो ये सारे क्लब के एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। अब इनमें से जिनका लेजर मौजूद होगा वो लेजर में, जिनका लेजर नहीं होगा वो डायरेक्ट। तो रिपेयर डायरेक्ट, इंश्योरेंस वैसे तो नज़र आ रहा है डायरेक्ट जाना है, लेकिन मैं लेजर ओपन करवाऊंगा क्योंकि नीचे एक एडजस्टमेंट है जिसमें वो कह रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम जो पेड हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, ऊपर जो 72 कितना आपने देखा था, वो कवर करता है वो पीरियड जो 13 तक जा रहा है। तो कुछ प्री पेमेंट आनी है, तो मैं फिर इसको इंश्योरेंस को लेजर में ओपन कर लूँगा, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन में से इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट जाएगा, टेलीफोन का पहले से लेजर मौजूद है, ठीक है। तो सबसे पहले कोर्स रिपेयर्स की एंट्री, कोर्स रिपेयर्स सीधा एक्सपेंसेस में, कोई इसका लेजर नहीं था। कोर्स रिपेयर्स डेबिट कितने से? 149.9 से, और कैश एंड बैंक क्रेडिट। तो देखो बच्चों, एडजस्टमेंट के अलावा भी आसान नंबर मिल रहे हैं। अभी तक तो एडजस्टमेंट की भी कोई नहीं है, कुछ डायरेक्ट भी आ रहे हैं, और फिर सिंपल सी एडजस्टमेंट से भी बहुत सारे नंबर मिलेंगे। तो पासिंग मार्क्स तो हर सवाल में होते हैं। ये आई कैप समझाता है, बच्चा नहीं समझता। आई कैप ने कई दफ़ा ये बात की कि बच्चा ये अंडरस्टैंड नहीं करता है कि हम हर सवाल आधा सही कर लें तो हम टोटल में सारा पर्चा आधा सही कर चुके होंगे और हम पास हो जाएंगे। तो अपने रिस्क को स्प्रेड करना है। हमने सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा करना है। मार्क्स इंटू 1.8 की अप्रोच किस लिए सिखाई थी? मार्क्स इंटू 1.8 करो, सवाल शुरू करो। कोशिश घर पे भी करवा रहा हूँ ताकि वहाँ भी स्पीड हो। टेस्ट में भी यही करवाता हूँ, रोज़ आपको कहता हूँ ऐसा करो। अब सवाल ख़त्म हो गया और सवाल हो रहा है, आ रहा है, समझ आ रहा है, तो 2-4 मिनट ऊपर लग भी जाए तो किसी आसान सवाल में बच भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन किसी सवाल में फंस गए, स्टक हो गए, समझ नहीं आ रही, हाथ पाँव मारे इधर उधर, टाइम पूरा हो गया, छोड़ो और आगे चलो, ठीक है। उसमें हाथ पांव मारते हुए अच्छे खासे नंबर ले चुके होते हैं आप, आगे चलो। फिर बाद में टाइम बच जाए तो आ जाना, ठीक है। हर सवाल आधा सही हो जाए तो, हर सवाल आधा सही हो भी सकता है अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपने सारी क्लासेस ली हैं, आपने होमवर्क किए हैं, टेस्ट दिए हैं, प्रेप लीव में आखिरी महीना गुजारा है, तो कोई टॉपिक ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें से आधा सवाल ना हो सके आपसे, हो ही नहीं सकता। हाँ बस खौफ खा जाते हैं, नर्व्स होती हैं। मैं आपसे जो टेस्ट यहाँ पे लेता हूँ वही टेस्ट आई के पर्चे के अंदर वही सवाल आ जाए, आपके हाथ पाँव फूले होते हैं। यहाँ पे आप परफॉर्म कर रहे हैं तो उसी की प्रैक्टिस करवाई जाती है, ठीक है ना। अपने स्प्रेड को, इसको रिस्क को, स्प्रेड को रिस्क करना है, अपने रिस्क को स्प्रेड करना है आपने, ठीक है। ओके, वापस आएँ दुनिया में वापस आ जाएं जी। रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। नेक्स्ट ये ऊपर करवा दें जी, अभी थोड़ी बार फिर नीचे करवाएंगे हम। अच्छा नेक्स्ट करवा दें भाई ऊपर। ये क्या है? एसी वाले भाई आ जाएं। इंश्योरेंस, वैसे तो ये इंश्योरेंस, लेकिन आप सीखेंगे ना एडजस्टमेंट से कैसे ओपनिंग क्लोजिंग निकलता है। बहरहाल इसकी एडजस्टमेंट है जिसमें प्री पेमेंट निकलना है, डायरेक्ट ना करो। मैं तो ये कहूँगा नंबर 13 इंश्योरेंस का लेजर बना लेते हैं। एक्सपेंस है, ठीक है जी। और उन्होंने बताया है ये इंश्योरेंस जो है वो पे की है, पेड ही है ना, कैश की फिगर है ना, बोलो और बोलो। तो कैश कितना आ रहा है जी? क्या एंट्री करूं? 72 से इंश्योरेंस एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट, कैश एंड बैंक का अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। और यहाँ पे लिख दें, अब वहाँ इंश्योरेंस लिखा हुआ है, यहाँ पे ज़बरदस्ती कैश एंड बैंक लिख लें।
अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी, सीधा बारोबार। टेलीफोन, थ्रू लेजर, थ्रू लेजर जी। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट कितने से? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, और टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट 19.2 से 27 है, अच्छा 19 पॉइंट। टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट और कैश एंड बैंक क्रेडिट। अच्छा जी, अच्छा मैं तो आलमा पहले, फिर इवेंट एक्सपेंस भी ले आना। ये चारों हो गए, इसको भी कर दो ना यार, फिर बाकी उसको अलग देखते हैं। सन्ड्री एक्सपेंस डेबिट, ये नंबर तो ले लें, देखो कितने आसान नंबर बिखरे पड़े थे। सन्ड्री एक्सपेंस डेबिट कितना है, और कैश एंड बैंक क्रेडिट। अब रह गए वो दो एक्सपेंसेस जिनसे रिलेटेड इनकम साइड पे भी चीज़ पड़ी हुई थी, पहले लिख के गए थे, ठीक है। अब अगर इनमें से भी किसी का लेजर है तो इनको लेजर में फेंकेंगे और फिर लेजर से फिगर निकाल के ले जाएंगे, लेकिन ब्रैकेट में नेट करेंगे, जो ब्रैकेट छोड़ी हुई है, ठीक है ना। अब इनमें से इवेंट का कोई लेजर नहीं है, कंपटीशन का लेजर है, ठीक है। तो इवेंट एक्सपेंस 47.3 अब सीधा जा रहा है। वैसे एंट्री क्या होती है, वैसे एंट्री क्या होती है एक्सपेंस की? हाँ, इवेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, कैश एंड बैंक क्रेडिट होना चाहिए था ना। लेकिन हम इवेंट एक्सपेंस को, देखो जरा सारे इधर, इवेंट एक्सपेंस को डेबिट करने की बजाय इवेंट इनकम को डेबिट कर देते हैं। बात तो वही है ना, एक्सपेंस डेबिट होने से बढ़ता है, इनकम डेबिट होने से कम होती है। तो मैंने कहा हम इवेंट एक्सपेंस को डेबिट करने की बजाय इवेंट इनकम को डेबिट कर देते हैं। कितना है जी? 47.3। तो नेट किया तो 39.5 की हमें इवेंट इनकम आई है, ठीक है। तो अगर नेट करके मिसाल के तौर पे ये लेस फिगर, माइनस फिगर आ रही होती तो फिर यहाँ से काट देते और यहाँ पे लिख लेते ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, सही है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है जी? कंपटीशन एक्सपेंस, भाई इसका तो लेजर आ रहा है, ठीक है, तो लेजर में लेके जाना है। कंपटीशन एक्सपेंस डेबिट कितने से, और कैश एंड बैंक क्रेडिट, ठीक है। अब ये जब एंड पे बैलेंसिंग करेंगे तब की तब देखेंगे। और जो भूलने वाली चीज है वो आ गई है मेरे बच्चों, वो क्या है? अभी लिख लो, अभी लिख लो, मशवरा है, ठीक है। तो कैश एंड बैंक, करंट एसेट्स में आए कैश एंड बैंक लिख लिया। कितना है जी कैश एंड बैंक? 641 ठीक है। रिसीट पेमेंट इज ओवर नाउ। अब अगला काम क्या करें? 0.3456 से पहले मैं तो कहूँगा आप वो काम तो करें जो आपको आता है, डिप्रिसिएशन चार्ज कर लें। स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। क्लब हाउस एंड कोर्स में ना कोई एडिशन है ना कोई डिस्पोजल है, ना कोई एडिशन है ना कोई डिस्पोजल है, ठीक है। अब मतलब सिर्फ ओपनिंग कॉस्ट है, बोलो। तो फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ज़बरदस्ती, वो वर्किंग जो होती थी डेप्रिसिएशन वाली, वो ज़बरदस्ती करते हैं ज़रा। हम कैसे निकालते थे जी? ये मैंने पिछली क्लास में भी बच्चों को ये निकाल के दिखाया और फिर मैंने कहा ये करना नहीं है आपने, अनलेस के एडजस्टमेंट मुश्किल हो जाए, टफ हो जाए, वर्किंग करनी पड़े, एडिशन भी आ रहे हैं, डिस्पोजल भी आ रहे हैं, डेप्रिसिएशन भी हैं, उनकी बुक वैल्यू मेथड वगैरह हो गया है, मजबूरी में आ जाओ इस वर्किंग पे। वरना ऐसे करो, ओपनिंग, वैसे मैं बता देता हूँ, ऑन ओपनिंग, ये तो रिवाइज करा रहा हूँ ना, एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, यही होता था। अब वो फुल डेफिसिट तो है ही नहीं ना, बस कर दो, होगा तो कह दो 3156। अच्छा यार, इसने 3156 को यहीं पे कर लो, पिछली क्लास में भी वो फिर 3156 का
60% बिल्डिंग है तो 40% क्या हो गया? 1262 पॉइंट, ठीक है ना, ये क्या हो गया? बिल्डिंग। ये करेंगे तो वहाँ वर्किंग में, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ज़रा, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ ना, ठीक है। तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल 1262.4 माइनस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल वगैरह, कोई है डिस्पोजल फुली डेप्रिशिएटेड है? कोई है सवाल में? बताया नहीं, नहीं है, फिर बताया नहीं, सिर्फ इक्विपमेंट बिका है तो नहीं बिका, इसका मतलब इनटू आंसर 63 उसके बाद कोई एडिशन, कोई डिस्पोजल, तो फिर ये वर्किंग करके टाइम ज़ाया करने की कोई तुक बनती थी? ये 61.12 तो एक लाइन में वहाँ एक्सपेंसेस में हम निकालेंगे अभी। तो ऐसे हमने नहीं करना, ऐसे हमने क्या करना है? ऐसे हमने क्या करना है? हाँ, ऐसे नहीं करना है, ये नो वर्किंग है, वर्किंग नंबर नो, ठीक है। आसान है ना, टाइम ज़ाया होगा, ठीक है। अब ये लेकिन इसको टैकल कैसे करना है वो देख लो, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकलना है, नज़र आ गया सवाल में, कोई एडिशन नहीं, कोई डिस्पोजल नहीं, सिर्फ ओपनिंग पे निकलना है, और वो भी कौन सा है? स्ट्रेट लाइन, यानी कॉस्ट पे निकलना है। तो फिर यहाँ पे आओ, यहाँ पे लिखो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, किसका जी? क्लब हाउस एंड, अच्छा अब लेजर तो बना हुआ है ना, उसमें तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो नहीं जाना, उसमें तो दूसरा इम्पैक्ट जाना है ना, वहाँ डेबिट करके इधर क्रेडिट कर दूंगा मैं। वैसे तो इस लेजर की भी ज़रूरत नहीं है, ज़रा और बड़े हो जाओ, लेकिन अभी मैंने बना दिया, ठीक है। अब एग्जामिनर को आपने शो करना है आपने कैसे डेप्रिसिएशन निकाली है, ठीक है। तो आपने क्या कहा जी? 3156 को तो करो ना पहले 40%। अब ये क्या आ गया? ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल बिल्डिंग, ठीक है। कोई डिस्पोजल नहीं हुआ, ठीक है। कोई एडिशन तो वो तो बाद में देखना, यहाँ से डिस्पोजल माइनस करते थे ना, ठीक है। तो इनटू 5%, आंसर इज 63 इसकी एंट्री होगी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 63.12। अब इंशाल्लाह ये जब बैलेंसिंग करेंगे ये क्लोजिंग निकल के बैलेंस शीट में चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस चला गया। अब वो वर्किंग करने का कोई फ़ायदा होना था सिवाय टाइम के ज़िया के। तो अगर तो कम्प्लेक्स हो जाए कैलकुलेशन, यानी कि एडिशन भी है, डिस्पोजल भी है, बुक वैल्यू मेथड है, माइनस करना पड़ता है, ओपनिंग में से भी कुछ अलग से डेप्शन भी लेनी है, ऐसी एडजस्टमेंट है, फिर बेशक करो ये वर्किंग। फंस जाओ तो फिर उसके नंबर भी तो ज़्यादा होंगे ना। अब इसके ऊपर क्यों टाइम ज़ाया करें ऐसे ही, ठीक है। तो नेक्स्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स में भी यही खूबसूरती है कि उनमें कोई एडिशन कोई डिस्पोजल नहीं है। दूसरी खूबसूरती यह है कि मेथड भी कौन सा है? शेड लाइन। अच्छा, अगर रिड्यूसिंग बैलेंस भी होता तो भी ब्रैकेट में ही जाते, एडिशन डिस्पोजल नहीं है तो क्या करना पड़ना था? सिर्फ 552 और 166 को नेट करना था, वहाँ पे ब्रैकेट में शो कर देते नेट करके और आगे रेट लगा देते, ऑन ओपनिंग बुक वैल्यू लग जाता है ना रेट। लेकिन अभी तो मेथड शेड लाइन है, तो ऑन कॉस्ट तो 552 अलग है, ये अलग है, रेट ऑफ डेप्शन लगना है 552 पे, और इसमें तो कोई बिल्डिंग और अलग भी ना करना। अब इसको भी वैसे ही टैकल करना है। हम जाएंगे फेस पर, इनकम एक्सपेंडिचर के। ये एग्जामिनर को शो ज़रूर करना है वर्किंग, किसी ना किसी दर्जे में कहीं ना कहीं वर्किंग ज़रूर शो करनी पड़ेगी। डेप्रिसिएशन, फर्नीचर, फिक्सचर्स एंड जो भी है फिटिंग्स, हाँ जी कितने? 552, इसका कितने परसेंट? ये आ गया 55 पॉइंट। इसकी एंट्री बोलो, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। मेरे दोस्त उठ जा उठ जा, मोबाइल को छोड़ दे। मोबाइल था या नींद थी? हाँ, कॉल आ रही थी। अच्छा वो कॉल आ रही आ रही, ये उठाओ या बंद करो, बस इधर ध्यान दो जी। डिस्टर्ब लग रहा है ना आज ये हमें, है ना। अच्छा मौसम है और हम पढ़ रहे हैं, हमारी तो एंजॉयमेंट जो पढ़ाई है, अच्छे मौसम में हम और अच्छा ज़्यादा पढ़ते हैं। कोर्स इक्विपमेंट नहीं, वो नहीं होगी, चाहे नहीं होगी, बोला ना नहीं होगी। वैसे क्यों कह रहे? नहीं यार, अच्छा सुनो यार, कोर्स इक्विपमेंट, कोर्स इक्विपमेंट में मसला क्या है? ये पॉइंट 1 हो गया, पॉइंट 1 हो गया। वैल्यू ऑफ क्लब हाउस एंड कोर्स कंप्राइजेज लैंड एंड बिल्डिंग इन द रेशियो ऑफ 60-40, ये हो गया। अब दूसरा क्या है? कोर्स इक्विपमेंट बिका है। अगर बिका है तो फिर थोड़ा सा
तहम्मुल के साथ इसकी डेप्शन निकालते हैं, लेकिन आपस की बात है ये वर्किंग इसकी कर दूंगा मैं, लेकिन फिर मैं कहूँगा ये नहीं करनी, क्योंकि इसमें बड़ा सिंपल है, पढ़ के देखें। कोर्स इक्विपमेंट कॉस्टिंग 55,000 वॉज डिस्पोज ड्यूरिंग द ईयर फॉर 19,800। ये तो हमने भी देखा था, रिसीट पेमेंट 19,800 ही आ रहा था, ठीक है ना। तो कोर्स इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी है, क्रेडिट किया हमने एसेट अकाउंट को, डेबिट कर दिया डिस्पोजल। ये ना दूसरी क्लास सुबह वाली के अंदर ये डिस्पोजल अकाउंट ना उधर चला गया था, तो मैंने इसलिए छोटे लेजर करके इसको यहाँ बनाया, ताकि लेक्चर तो ये वाला अपलोड है ना, कोई लेना चाहे दोबारा तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। एसेट अकाउंट क्रेडिट, डिस्पोजल डेबिट कर दिया, यहाँ पे आपने लिखा कोर्स इक्विपमेंट, लेकिन आज कॉस्ट आई है, ठीक है, और यहाँ पे डिस्पोजल में आपने कॉस्ट ही भेजी है, ठीक है। एक मिनट, अच्छा जी, अब एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन भी होनी चाहिए, क्योंकि एसेट अकाउंट कॉस्ट पे है, तो एक्यूमुलेशन को भी डेबिट करके लाना पड़ेगा। अब वो यहाँ पे आ जाओ, यहीं पे वर्किंग कर लेते हैं, डिस्पोजल। अब वो कह रहे हैं जी कि स्ट्रेट लाइन मेथड लगाना है, हमने कहा अच्छा कॉस्ट पकड़ाओ, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन पकड़ाओ और डेट ऑफ परचेज पकड़ा दो, 1 मिनट में कर लेंगे कैलकुलेट। उन्होंने कहा बिल्कुल बताते हैं। द इक्विपमेंट हैड बीन परचेज ऑन 1 जनवरी 2008, तो 31 दिसंबर 8, 9, 10, 11, ये तो हमारे पिछले साल के एंड तक 4 साल गुजर गए। अब अगली बात तो ना पढ़ो ना, ये बात नहीं है, सवाल के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ डेट ऑफ सेल क्या है, तो क्या अज्यूम करेंगे, अगर साल का पहला दिन है तो फिर कोई डेप्शन चार्ज नहीं करेंगे। वैसे उसने ये कह दिया था नो डेप्शन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ सेल, चलो ये तो उसने कह दिया, डेट नहीं गिवन थी तो हम वैसे ही यही अज्यूम करते थे, ठीक है ना। इसका मतलब फिर 4 साल ही गुजरे हुए हैं ना, 1 जनवरी 8 से 31 दिसंबर 8, 9, 10, 11 करते हैं ज़रा, ये जश्न पूरी कर लें, ठीक है। तो 4 साल गुजर गए, एक्यूमुलेशन निकालनी है, यहाँ से 1 साल की एक्यूमुलेटेड डेप्शन निकल चुकी है, इंटू 4 जी 44। अब इसका भी क्लोजिंग इंशाल्लाह निकल आएगा, लेकिन वो तब निकलेगा ना जब इसकी डेप्रीसिएशन निकलेगी, वो भी हमने निकालनी, ठीक है, और समझ आई है। अच्छा, अब डिस्पोजल पूरा कर लें, अब भाई का गेन भी सही हो गया होगा जी, गेन एक्यूमुलेशन डेबिट हुआ ना इधर, तो यहाँ पे कर दो क्रेडिट। अब बताएं जी गेन कितना आया, यानी भाई ने ना कॉस्ट से कैश को कंपेयर करके लॉस निकाल लिया था जी, इधर आ रहा है जी, भाई एरोप्लेन बने जी, इनकम एक्सपेंडिचर है, लिख के काटा, गले ही पड़ गया था, वैसे सीधे ही लिख लेता, बोल लेता ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाता था, और अब सही ज़्यादा थी ना जी, 8.8। चलो अब ये पूरा हो गया भाईजान, इसको भी पहुंचा दें, लेकिन अभी इस टॉपिक के अंदर कैश को कहीं नहीं लेके जाना होता, हमें मसला इस इनकम से ही है, और इस लेजर का कोई क्लोजिंग होता कोई नहीं, कैरी ऑन बैलेंस तो नहीं है ना कि बैलेंस शीट में भी जाए, तो ये सिर्फ गेन ऑन डिस्पोजल है, ये आ जाएगा इधर। वर्किंग नंबर 12 में आपने निकाला है 8.8, ठीक है जी। लेकिन अब साथ ही डेप्रीसिएशन भी निकाल लेते हैं, जो काम आपने नहीं करना पहले मैं वो कर लूँ। जी, ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, मेथड स्ट्रेट लाइन है, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल 1262 माइनस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 55 इंटू रेट कितना है बोलो 20%। आंसर इज, कोई एडिशन हुआ, कोई डिस्पोजल की डेप्शन हुई नहीं हुई ना भाई, यस सर बोलने वाले, उसने खुद ही कहा था कि नहीं की, हम भी यही करते क्योंकि हमने साल का पहला दिन अज्यूम किया था। तो अगेन इस वर्किंग का तो कोई फ़ायदा ना हुआ, इतना तो नज़र आना चाहिए आपको अब इस लेवल पे आके कि यार स्ट्रेट लाइन मेथड है, ओपनिंग कॉस्ट में से कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल निकाल दें तो रेट लगेगा, डेप्शन आ जाएगी, और डिस्पोज होने वाले एसेट की तो कोई डेप्शन है नहीं, एडिशन हुआ नहीं, तो अगेन एक ही लाइन है, तो ये काम क्यों करें। अब मैंने कहा ये काम नहीं करना, तो कुछ बच्चे इसको नोट कर रहे हैं,
हालांकि यहाँ करके दे रहा हूँ पर्चे वाला काम। डेप्रीसिएशन जी, कोर्स इक्विपमेंट, अब यहाँ पे शो करनी है वर्किंग, ठीक है। ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल 1262 माइनस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 55 इंटू 20%, बस कहानी खत्म होगी वर्किंग। बोलो जी। 241.4 से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, 241.4 से एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। तो यह फिक्स्ड एसेट्स तो ख़त्म भी हो गए हैं, ठीक है। क्लब हाउस एंड कोर्स में कोई एडिशन नहीं था, फिक्सचर्स में कोई एडिशन डिस्पोजल नहीं था, ओहो 552 आ गया। लेकिन इसमें तो ये सारे मैंने बैलेंसिंग निकाले हैं, इसलिए निकाल रहा हूँ कि चलो ये पिछली क्लास में एंड पे ले गए थे, चलो इनको पहले करके फिर आगे चलते हैं जी। 12 0, ये सारे के सारे क्या हैं, एसेट है। नॉन करंट एसेट्स में आए, सबसे पहले मैंने लिखा, आप तो पूरा लिख रहे होंगे ना, क्लब हाउस एंड कोर्स। मुझे एसेट की कॉस्ट बताओ 31, कोई वर्किंग का रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है, ये वर्किंग तो बनाने की ज़रूरत भी नहीं थी, कोई मूवमेंट नहीं थी, तो मैं नहीं दे रहा वर्किंग का रेफरेंस। देना है तो दे लें आप, ठीक है, वर्किंग का रेफरेंस देना है तो दे लें, मेरा तो दिल नहीं कर रहा, ठीक है। लेस बाद में करेंगे कंप्लेक्शन। फिर आगे बढ़ो, फिक्सचर्स एंड फिटिंग आ रहा है जी, कॉस्ट 552, कोई रेफरेंस देने की जरूरत नहीं, वर्किंग का कोई मूवमेंट नहीं थी इसमें, माइनस करेंगे इसमें से इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ठीक है। उसके बाद कोर्स इक्विपमेंट 1207 नहीं है, 1262 कहाँ से बोला, किसने बोला, ये ओपनिंग है भाई, क्या कर रहे हो यार। बाकी तीनों के दोनों की क्लोजिंग लिखे हैं हमने, बैलेंस शीट बन रही है भाई 1207। लेकिन अब इसके साथ आपको लिखना चाहिए ये कौन सी वर्किंग में आपने कैलकुलेट किया है, वर्किंग 10, क्योंकि आपने डिस्पोजल क्रेडिट करके माइनस करके वो निकाला है ना खुद, ठीक है। बहरहाल सब में ही वर्किंग का रेफरेंस दे दें, वैसे ज़रूरत नहीं थी, अब ज़रा दे देते हैं। कौन सी वर्किंग है जी, वर्किंग नंबर 6, 8 और 10, ठीक है ना। मतलब मैंने इसलिए कहा कि कभी सवाल मुश्किल होता है तो इस तरह से। अब ये कॉस्ट आ गई है, अब एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन हैं, जाग के बैठ जा पढ़ाने के बच्चे जी। 270.72, फिर 739 चेक भी किया करें जी, 2-3 बच्चे कम से कम चेक किया करें, क्रॉस चेक किया करें, बच्चे आज कम है ना। अच्छा जी, अब ये बैलेंसिंग फिगर हमने निकाल लिए, ये एक्यूमुलेटेड डेप्शन है, कॉस्ट में से लेस कर देंगे जी, बोले 277.72 वर्किंग 7 से आ गया। उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर 221.2 वर्किंग 9 से आ गया, फिर 739.4 या 4 बस ख़त्म, वर्किंग 11। यहाँ से आप क्लोजिंग निकालेंगे, बैलेंस शीट में चले जाएंगे, निकाले हुए हैं तो बता दो। पहले का 287.28, 330.8, 467.6। चलो फिक्स एसेट तो फारिगों के साथ, ये लेजर्स बैलेंस भी हो गए, जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाना था इनमें से वो भी जा चुका, जो बैलेंस शीट में जाना था इनमें से वो भी जा चुका। आइए 16 का मिक्सचर भी आपने देख लिया। पार्ट 2 शुरू कर